नमस्कार, मैं संदीप यादव। आज मैं लाइव इसलिए हूं फेसबुक पे क्योंकि भारत के लोकतंत्र का मैथ्यूज फेरारीकरण हो चुका है। जी हां, मैथ्यूज फेरारी या फेरेरो, ये एक ऐसा नाम है जो अभी 1 घंटे से पूरे भारत में गूंज रहा है। मैथ्यूज फेरेरो, इनका हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इनका वहां की जो वोटर लिस्ट की सूची है, वहां 223 बार इनके नाम का जिक्र है। वहां इनका नाम है उस वोटर लिस्ट में, और उसमें हरियाणा की एक विधानसभा क्षेत्र है राई, जिसमें 10 बूथों पर 22 वोट डाले हैं मैथ्यू फेरेरो ने। और मैथ्यू फेरेरो ब्राजील की एक खूबसूरत मॉडल है। तो भारत के लोकतंत्र का इस ब्राजील की मॉडल से क्या संबंध है? अब ये बहुत ही विचित्र है, लेकिन जो भारत के लोकतंत्र में अभी हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस महाराष्ट्र में जून 2024 में भारत के उस लोकसभा चुनाव में जो पार्टी हारी थी, उसके कुछ महीनों बाद वो पार्टी विधानसभा चुनाव में 90% स्ट्राइक रेट के साथ विजयी होती है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य मतलब लोगों को लगा। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो चुनाव को एनालाइज करते हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो चुनाव था वो इस पार्टी के एजेंडे, माने खास करके इस पार्टी का जो विजन था पॉलिटिकल, कि वो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की थी और उन योजनाओं की वजह से उनको लाभ हुआ। लेकिन अब तो उस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये योजनाएं जो थी या इस तरह की योजनाओं का कोई लाभ है, क्योंकि जो सरकार सारे फ्रंट्स पर फेलियर हो, जैसे आप देखिए, चाहे वो जीएसटी रही हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन रहा हो, या फिर कोई भी योजना है, झूठ ही उनका मूल मंत्र रहा है। उस झूठ वाले मूल मंत्र वाली पार्टी को लगातार चुनाव में सफलता मिलती रही है। खास करके उस मौके पर जब जब वो पार्टी क्राइसिस में रही है, तब तब वो जीत जाती है, वो सत्ता में वापस लौटती है। हालांकि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि 2019 के बाद से जो चुनाव हुए हैं भारत में, वो कहीं से भी चुनाव है ही नहीं। वो सब कुछ एक जुगाड़ है, कहीं ना कहीं एक तरह का मैनेजमेंट है। तो ये जो मैथ्यूज फेरेरो हैं, जो ब्राजील की मॉडल है, इन्होंने 10 बूथों पर 22 वोट दिए हैं। और इससे साफ साफ पता चलता है कि जो बिहार का कल का चुनाव है, क्या वो लोकतंत्र के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करके होने जा रहा है? क्या बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, जिस पहला चरण का, क्या वो साफ होगा? क्या वो एक तरह से पारदर्शी होगा? ये वो सब सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और हमारे सामने खड़े हैं, मुंह बाय खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो बिहार के वोटर्स हैं, उनको लगातार सतर्क रहना होगा। अपने जो भी पार्टियां जो अभी सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ लड़ रही हैं, उनके बूथ मैनेज करने वाले लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ रहना होगा। नहीं तो फिर लोगों का जो वोट है वो बेकार चला जाएगा। और जो पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो बिहार के निर्माण में काम कर सकें, उनका भी जो विजन है वो भी धरा का धरा रह जाएगा। हालांकि आरोप लगातार लगते रहे। 2020 का जो बिहार का चुनाव था, उसमें साफ साफ ये आरोप लगे कि वो फिक्स था, और फिक्स था भी। कई जगहों पर उसको मैनेज किया गया। जो भी सत्ता में होता है, मशीनरी उसकी होती है और मशीनरी के हिसाब से वो कुछ हजार वोटों को अपने चीजों से वो सारी चीजों को दबा देती है। अभी तो फिलहाल जो राज्य में सरकार है, जिनकी, उन्हीं के केंद्र में भी सरकार है, और ये आरोप लगते रहे हैं कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, आईटी, ये लगातार विवादों में रहे हैं। ईडी तो ऐसी स्थिति है कि उसने 90% केसेस जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्हीं की केवल जांच की है, और उसमें जो कन्विक्शन का रेट है वो भी बहुत कम है। तो ऐसी स्थितियों में जो सत्ता के जितने भी टूल हैं उनका मिसयूज होता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हरियाणा से चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि 25 लाख वोटों की गड़बड़ियां की गई हैं, धांधली की गई है। तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगा कि मुझे फेसबुक लाइव आके इन सब बातों पर चर्चा करनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है, ऐसे दौर से जिसमें
लोगों की के जो मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। जो मीडिया है वो अलग सुर गा रहा है, उसको पैसा मिला हुआ है और उन पैसों से वो अलग गीत गा रहा है, अपने गीत गा रहा है, अपने सुख सुविधा के गीत गा रहा है, अपनी सुविधाओं में डूबा हुआ है। ऐसे में जो आम जनता है वो बदहाल है, बेहाल है और फटेहाल है, बहुत बुरे हाल है। और कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि कैसे कोविड के बाद से हमने देखा है कैसे भारत की जो इकोनॉमी है वो बैठ गई है और उसकी जो स्थिति है बहुत ही खराब है। जैसे कोविड के बाद अभी अभी भारत सरकार ये दावा कर रही थी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की हो गई है, 4.5 ट्रिलियन की हो गई और हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। हालांकि जो मजबूत लोग हैं, जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू के एक अर्थशास्त्री, उनका नाम लेता हूं, अरुण कुमार, वो समाजवादी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन की है और वो कह रहे हैं कि भारत सरकार पूरा आंकड़ों को मैनेज कर रही है। तो ये जो मैनेजमेंट का खेल चल रहा है इस देश में बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर लेवल पर सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश में जो 4 उसके, हालांकि 3 महत्वपूर्ण औपचारिक पिलर्स होते हैं, लेकिन 4 पिलर्स हम अनौपचारिक ढंग से मानते हैं, जिसमें जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं, विधायिका है जिसे हम संसद और विधायक माने लोकसभा और विधानसभा आती है, राज्यसभा आती है, और तीसरा जो है वो मीडिया है। इसमें कुछ जाति समूहों के लोगों का कब्जा है। भारत में तो तमाम भारत जातियों का संघ है। वैसे तो हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि यूनियन ऑफ कास्ट है। तो भारत में जातियों का तमाम समूह है, लेकिन जो सुविधा जिनके पास है, जिनके पास संसाधनों पर कब्जा है, वो कुछ गिनी चुनी हुई जातियां हैं। जिनके पास उद्योग हैं, धंधे हैं, इंडस्ट्री और पूरे देश का पैसा है, वो इससे पूरे देश के जो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब यही 4 पिलर्स को, और इन 4 पिलर्स में जब आपको न्याय नहीं मिलता है तो समाज जो है बहुत ही मतलब अजीबोगरीब स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जहां आप चिल्लाते रहिए और आपके साथ कोई न्याय नहीं होगा। मतलब कमजोरों को अपराधी बता दिया जाता है और जो मजबूत हैं उनको देवता बता दिया जाता है। ऐसा ही कुछ सिस्टम डेवलप होने लगता है, जो भारत में धीरे धीरे डेवलप हो चुका है। जो व्यक्ति अपनी डिग्री पर बात नहीं करता है वो दूसरों के डिग्रियों पर सवाल करता है, जंगल राज पर बात करता है, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटता है, जो जिसके ऊपर लगातार नरसंहार, जनसंहार के आरोप लगते रहे हैं, वो दूसरों के माने की हत्या की बात करता है। उसके पार्टी के लोग दूसरों को उकसाते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। दूसरों को भाषा के मायने सिखाता है, लेकिन अपने भाषा पर एक बड़े पद पे होते हुए भी भाषा पर ध्यान नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो लोकतंत्र है वो मैथ्यूज फरेरो वाले युग में प्रवेश कर गया है। मैथ्यूज फरेरो ब्राजील की एक मॉडल है, खूबसूरत मॉडल है। और अब तो सबसे इंटरेस्टिंग मामला यह है कि जब मैथ्यूज फरेरो को ये बात पता चलेगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वैसे मैं बताता चलूं कि ब्राजील भी एक इंटरेस्टिंग देश है। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी 25 करोड़ है। ब्राजील की भी लगभग इसी तरह की दुनिया का, हालांकि उत्तर प्रदेश से ब्राजील की आबादी कम होगी और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश है, अगर देशों के हिसाब से उसको रखा जाए तो ब्राजील उसके बाद आता है। वहां के जो अभी के जो चीफ हैं, जो जिनकी सरकार है वो लूला डी सिल्वा हैं। लूला डी सिल्वा लालू जी की तरह के ही वहां के प्रीमियर हैं, वहां के नेता हैं। उनको भी जो पिछले राष्ट्रपति थे जैन बोल्सोनारो, उन्होंने जेल में रखा था। और जैन बोल्सोनारो जो है वहां के उद्योगपतियों की सरकार वाले आदमी हैं, उन्होंने लूला को जेल में रखा था। हालांकि लूला ने उस तरह का कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं दिखाया है। अगर लूला को आप सीधे देखें, उसको उल्टा करके देखें तो लूला का मत उल्टा करने पे लालू होता है। लूला भी उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्राजील में, जो लालू जी जिन लोगों का बिहार में करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत एक अजीबोगरीब माने दौर में पहुंच गया है, जहां जो करप्ट लोग हैं वो मंच से चढ़ के कहते हैं कि सामने वाला एफिडेविट दे तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि इस तरह से, जिस तरह से भारत में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव था, मिल्कीपुर का था या फिर तमाम जगहों का जो उपचुनाव था, जिस तरह से दादी पुलिस वालों की गोली के सामने खड़ी हो गई थी, वैसे ही भारत की जनता को
बिहार की जनता को, जहां पहले चरण का कल चुनाव है, वहां खड़ा होना होगा, बूथ को मुस्तैद करना होगा और बूथ को मजबूत करना होगा, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, अहंकार के खिलाफ खड़ा होना होगा, जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जिसने सामंतवाद के खिलाफ, जातिगत नरसंहारों के खिलाफ, जातिगत दंभ के खिलाफ सबसे पहले भारत में बिगुल बजाया, अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी, और वो जंग अभी भी निरंतर जारी है। उसी जंग के दौर में देखा कि एक सरकार में लंबे समय तक नीतीश कुमार की पार्टी में रहने वाला व्यक्ति कैसे ओपनली लोगों को वोट देने से रोकने की बात कर रहा है, और चुनाव आयोग कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं ललन सिंह की, जिन्होंने एक आह्वान किया है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, लोगों को वोट करने से रोको। ऐसी स्थिति में तो उनको चुनाव प्रचार से भी रोक दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे लोग एक हत्यारे अनंत सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी भी जाति का जो क्रिमिनल है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से वोटों की चोरी भारत में की जा रही है 2019 के बाद से, वैसे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में क्या लोकतंत्र बचा है। यही वो सवाल है जो हम सभी को परेशान कर रहा है, और हमको इसके जवाब को खोजने की जरूरत है और इस पर और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमें एक जागरूक नागरिक के तौर पर भारत के लोकतंत्र का मैथ्यूज फरेरोकरण होने से रोकना होगा, लूटने से बचाना होगा हमारे लोकतंत्र को, हमारे अधिकारों को, हमारे वोट के अधिकारों को, हमारे देश को, जो हम सभी का है। हम उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हैं जितना इस देश के सबसे बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े अधिकारी या इस देश के कोई भी व्यक्ति। हम सभी को बराबर का वोटिंग राइट्स है। तो हमें उन वोटिंग राइट्स को, हमें अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को लूटने से बचाना होगा। मेरी आप सभी से अपील है कि कल के बिहार, खास करके बिहार के हमारे अपने साथियों से, कि आप बिहार में होने वाले चुनाव में मुस्तैद रहिए, मजबूत रहिए और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।